बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। एक कहावत है कि वो आया, उसने देखा और फतह कर लिया, लेकिन इसमें थोड़ी तरमीम की जाए और ये कहा जाए कि वो आया, उसने देखा और फतह ही करता चला गया, तो ये मुहावरा किसी और नहीं बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान और इस वक्त दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज बाबर आजम पर पूरा उतरता है। बाबर आजम ने एक ही दिन में 2 एजाज़ात अपने सीने पर सजा लिए। एक जानिब तीसरे T20 बैनुल-अक़वामी मैच में वो सेंचुरी बनाकर तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी बनाने वाले पाकिस्तान के तीसरे बल्लेबाज बने और दूसरी जानिब बाबर आजम ने पहली मरतबा वनडे क्रिकेट की आलमी दर्जाबंदी में सबको पीछे छोड़ते हुए टॉप पोजीशन पर कब्जा जमा लिया और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को इस एजाज़ से महरूम कर दिया। सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट्स पार्क पर कप्तान बाबर आजम ने मैदान में कदम रखा तो उनका एतमाद उरूज पर था। इसीलिए गुज़िश्ता मैच में बैटिंग की नाकामी के बावजूद टॉस जीतकर उन्होंने फील्डिंग का फैसला किया और हदफ के ताक़ुब की ठानी। वजह कुछ और नहीं बल्कि बाबर आजम का खुद पर यकीन था। 204 रन के हदफ के ताक़ुब में बाबर आजम ने अपनी मास्टर क्लास एक बार फिर साबित की। जॉर्ज लिंडे, हैंड्रिक्स, विलियम्स, तबरेज़ शम्सी और मागाला जनूबी अफ्रीकी कप्तान ने सभी बॉलर्स आजमा लिया, लेकिन बाबर आजम के बैट ने रन्स रोकने का नाम ही नहीं लिया और T20 बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में अपने करियर की पहली सेंचुरी बनाने में वो कामयाब हो गए। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरे T20 बैनुल-अक़वामी मैच में बाबर आजम ने सेंचुरी बनाकर कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। बाबर आजम अहमद शहजाद और मोहम्मद रिजवान के बाद तीसरे पाकिस्तानी बल्लेबाज बन गए जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में और T20 बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में सेंचुरी स्कोर की है। अहमद शहजाद ने बांग्लादेश के खिलाफ ढाका में मार्च 2014 में सेंचुरी स्कोर की थी और तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी बनाने वाले वो पाकिस्तान के पहले बैट्समैन बने थे, जबकि मोहम्मद रिजवान ने इसी साल फरवरी में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में T20 बैनुल-अक़वामी मैच में सेंचुरी बनाई थी। दाएं से बैटिंग करने वाले बाबर आजम ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरे T20 बैनुल-अक़वामी मैच में 122 रन की इनिंग खेली और ये T20 बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में किसी भी पाकिस्तानी का सबसे बड़ा इनफरादी स्कोर भी है। इससे कबल अहमद शहजाद ने 111 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली थी। बाबर आजम ने अपनी इनिंग्स के दौरान 15 चौके और 4 छक्के भी लगाए और ये जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दुनिया के किसी भी बल्लेबाज का सबसे बड़ा स्कोर भी है। 15 अक्टूबर 1994 को लाहौर में पैदा होने वाले बाबर आजम के लिए 14 मार्च का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल और यादगार रहेगा। बाबर आजम जिन्होंने बैनुल-अक़वामी सतह पर ख़ुद को मनवाया और T20 बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की आलमी दर्जाबंदी में तवील अरसे तक नंबर 1 पोजीशन पर कब्ज़ा जमाए रखा, तो ये बहस शुरू हो गई है कि भारत के विराट कोहली और बाबर आजम में से कौन सा बल्लेबाज ज़्यादा बेहतर है। बाबर आजम की बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में मुसलसल शानदार परफॉर्मेंस की वजह से इंग्लैंड के नासिर हुसैन हो, ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग हो, सब ने बाबर आजम के हक़ में वोट दिया और अब बाबर आजम की बल्लेबाजी की अज़मत का इकरार इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल ने भी कर लिया है। बाबर आजम वनडे बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ एक रोज़ा सीरीज़ के 3 मैचों में 228 रन बनाने वाले बाबर आजम ने सीरीज़ के दौरान मजमूई तौर पर 28 रेटिंग पॉइंट हासिल किए। सीरीज़ के आगाज़ से कबल बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की आलमी दर्जाबंदी में भारत के विराट कोहली और पाकिस्तान की बाबर आजम के दरमियान 20 रेटिंग पॉइंट्स का फासला था। मेज़बान टीम के खिलाफ पहले एक रोज़ा मैच में 103 रन की उम्दा इनिंग्स खेलने के बाद सीरीज़ के तीसरे और फैसलाकुन मैच में एक बार फिर बाबर आजम का बल्ला चला, खूब चला और उन्होंने 94 रन बनाकर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी का एजाज़ अपने नाम किया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ इस इनिंग्स की बदौलत बैनुल-अक़वामी वनडे क्रिकेट में प्लेयर्स रैंकिंग में पहला मौका था जब पहली पोजीशन पर बाबर आजम का नाम आया। बाबर आजम से कबल भारत के कप्तान विराट कोहली आलमी दर्जाबंदी में नंबर 1 बल्लेबाज थे। वो अक्टूबर 2017 से इस नंबर पर मौजूद थे। वनडे क्रिकेट की बैनुल-अक़वामी तारीख़ में बाबर आजम वो चौथे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने एजाज़ हासिल किया। इससे कबल एशियन बैट्समैन ज़हीर अब्बास ने वर्ल्ड कप 1983 में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में 103 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेलने पर आलमी दर्जाबंदी में पहली पोजीशन हासिल की थी। फिर लेजेंड जावेद मियांदाद ने वर्ल्ड कप 1987 में श्रीलंका के खिलाफ 103 रन बनाकर ये एजाज़ अपने नाम किया था।
18 साल कबल साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज़ में 60 रन बनाकर आईसीसी वनडे इंटरनेशनल रैंकिंग में पहली पोजीशन हासिल की थी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन के तीसरे T20 मैच में टीम पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी, रिकॉर्ड रन चेज और कप्तान बाबर आजम की शानदार 122 रन की इनिंग पर गुफ्तगू करने के लिए लाहौर से टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट फास्ट बॉलर, लाहौर कलंदर के डायरेक्टर क्रिकेट और कोच आकिब जावेद साहब। आकिब, सबसे पहले तो क्या कहेंगे बाबर आजम की शानदार बल्लेबाजी पर? बाबर आजम जिनके ऊपर सवालात उठ रहे थे, दूसरे T20 इंटरनेशनल में 50 गेंदों पर 50 रन की इनिंग खेलने के बाद सिर्फ अगले ही मैच में एक दिन के बाद उन्होंने वो परफॉर्मेंस दी है जिस पर सब अश कर उठे। आज तो कमाल ही कर दी उसने। और आई थिंक कई दफ़ा लोग बात करते हैं कि उसका स्ट्राइक रेट और तेज होना चाहिए, बट आज तो जो दोनों ने बैटिंग कर दी है कमाल ही है। आज ऐसी तो कभी कभी बैटिंग देखने को मिलती है। अब क्या कहेंगे आकिब जावेद साहब, आप जिस अंदाज में बल्लेबाजी की है बाबर आजम ने, एक दिन पहले 50 गेंदों पर 50 रन, फिर तीसरे मैच से एक चंद घंटे पहले ये ख़बर आती है, बड़ी ख़बर थी उनके लिए कि वो आईसीसी की वनडे रैंकिंग में विराट कोहली को पीछे छोड़ गए हैं। केन विलियमसन, रोहित शर्मा, विराट कोहली और उसके साथ स्टीव स्मिथ के होते हुए वो वनडे क्रिकेट के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। और फिर शाम को जनूबी अफ्रीका की टीम जब उनके सामने 204 रन का हदफ रखती है तो वहाँ पर वो नंबर 3 पर जाने के बजाय रिजवान के साथ इनिंग की शुरुआत का फ़ैसला करते हैं और 122 रन 15 चौकों 4 छक्कों के साथ 59 गेंदों पर बनाकर सबको जवाब देते हैं कि ये है बाबर आजम। देखिए, असल में देखा जाए तो T20 में अगर बाबर की परफॉर्मेंस आप जब भी ओपन पे खेलते हैं तो वही उनके लिए आइडियल नंबर है। और सबसे जो टेक्निकली उनको सूट क्या करता है कि जब फील्ड ऊपर होती है तो गैप्स बड़े अच्छा खेलते हैं, तो वो जो 6 ओवर का वो जो मोमेंटम ले लेते हैं वो उनके लिए बड़ा ज़रूरी है। जब भी T20 में खेलें एज ओपनर ही खेलें। और इसके साथ साथ अगर रिजवान की भी अगर आप बैटिंग देखें तो जब भी वो ओपन पे पिछले साल से खेल रहे हैं तो ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं। जैसे आप उनको नीचे लाते हैं तो वो फंस जाते हैं। इसी तरह से PSL में भी जितनी टीम थी और उनको मिडिल ऑर्डर में ट्राई करती रही, बट आई थिंक उनके लिए भी T20 में अगर कोई नंबर सूट करता है तो वो एज एन ओपनर ही है। आकिब जावेद साहब, 17.4 ओवर, पाकिस्तान को रिकॉर्ड 197 रन का ओपनिंग स्टैंड रिजवान बाबर आजम की जानिब से 204 रन के हदफ के ताकुब में दोनों की जुर्रतमंदाना शानदार बल्लेबाजी। क्या अब भी ये बहस होनी चाहिए कि वनडे क्रिकेट में T20 क्रिकेट में हमें ऐसे ओपनर्स चाहिए जो कि स्ट्राइक रेट के साथ स्कोर बोर्ड को भी चला सकें? बिलखुसूस T20 क्रिकेट में क्या ये बहस अब भी होनी चाहिए या ख़त्म हो जानी चाहिए कि शर्जील और फ़खर जमान से इनिंग का आगाज़ कराना चाहिए? देखिए, ये कहना इट्स टू अर्ली, क्योंकि एक चीज़ आपने ये भी देखनी है कि पिच किस तरह की थी और बॉलिंग किस तरह की थी। जिस क्रेडिट नहीं कर रहा, ज़बरदस्त दिन है, बट अगर उनकी आप बॉलिंग को देखें और जिस तरह की पिच है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान की वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है और उस बैटिंग जो कि बिल्कुल एमेच्योर है उनकी, उन्होंने भी 204 रन बनाए। एक तो पिच बहुत ज़बरदस्त थी और सेंचुरियन ने अपनी जो हिस्ट्री है वो रिपीट की है कि यहाँ पे 450 स्कोर भी जो वनडे में चेज हुआ है। इट्स टू अर्ली। फखर जो है वो बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, बट ये 3 लोगों का कॉम्बो बनाए। कभी देख लें कि किसी को वन डाउन कर दे, वनडे में भी है, तीनों के ऊपर अब इनको जाना चाहिए। आई थिंक बाबर तो ओपन से नीचे नहीं उनको आना चाहिए T20 में। और रिजवान और फखर, ये इनमें देख लें कंडीशंस कैसी हैं, बॉलिंग किस तरह की है, इस तरह से कर सकते हैं। बट आई थिंक शर्जील को तो पहले मैं देख रहा था कि फिटनेस का जो हाल है और एक आधी इनिंग खेल के आप PSL के अंदर कम बैक करना उस तरीके से जिस टाइम से बंदा गुजरता है, बहुत मुश्किल हो जाती है किसी भी प्लेयर के लिए।
लेकिन आकिब जावेद साहब, अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूं, जिस तरह आप डिस्क्रेडिट नहीं कर रहे, लेकिन आपका कहना यह है कि पिच, सामने का बॉलिंग अटैक और आपका दिन, ये सारी चीज़ें आप क्रेडिट बाबर आजम को दे रहे हैं, लेकिन आप अब भी गुंजाइश रखते हैं, आप अब भी ये समझते हैं कि इनिंग का आगाज़ करने के लिए फ़खर ज़मान को रिजवान या बाबर आजम को सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है मुस्तकबिल में? किया भी जा सकता है, क्योंकि जब आप कभी होगा, देखिए ये तो एक आसान पिच थी और बॉलिंग भी बिल्कुल इमेच्योर थी, लेकिन जब आप किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट आपका 210-15 करना पड़ेगा, आई थिंक कि उसमें आप सोच भी सकते हैं कि फखर जैसे बैट्समैन को आप ऊपर 6 ओवर खेलने को दें ताकि वो ऊपर से और ज्यादा रन बना सकता है। और यू नेवर नो कि अगर फखर खेलता बाबर के साथ तो वो पता नहीं क्या हाल करता। तो ये तीनों प्लेयर आपको अच्छे बन गए हैं, मिल गए हैं, अब इनको लेके चले। ये तो कभी भी क्रिकेट में आज तक नहीं कंफर्म हुआ कि ये 2 ओपनर, ये नंबर 3 है, तो शफल तो होता ही रहता है। तो आप क्या समझते हैं, बाबर आजम आपको लगता है कि इनिंग का आगाज़ करने के लिए सूटेबल हैं? आपको लगता है कि सिचुएशन के हिसाब से एडजस्टमेंट करनी चाहिए, या आपको लगता है कि बाबर आजम को नंबर 3 पर ही आना चाहिए क्योंकि रिजवान ज़्यादा अच्छा खेल रहे हैं? नहीं, देखिए बाबर आजम तो नंबर 1 नंबर पे आना चाहिए T20 में, ये तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ कि टफ सिचुएशंस हो, कंडीशंस हो और तगड़ी बॉलिंग हो, तो फिर आप सोच सकते हैं कि आपने अगर 200 रन करने हैं और साउथ अफ्रीका की पूरी बॉलिंग होती, तो फिर आप सोच सकते हैं कि 6 ओवर का एडवांटेज हम दे रहे हैं रिजवान को, अगर ये फखर को दें तो ये ज्यादा तेजी से खेल सकते हैं। तो रिजवान और फखर में सोच सकते हैं। बाबर आजम T20 ओपन से नीचे, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। कहाँ देख रहे हैं आप आकिब जावेद साहब बाबर आजम को? बैनुल अक़वामी क्रिकेट में उनकी आमद को 6 साल हो गए हैं। 2015 में ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की थी और इन 6 सालों में वो इस वक्त पाकिस्तान टीम की बैकबोन बन गए हैं। हम उनको किसी भी तौर पर इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के जो ग्रेट्स हैं, यूनुस खान, ज़हीर अब्बास साहब, हनीफ मोहम्मद मरहूम, जावेद मियाँदाद साहब, मोहम्मद यूसुफ, इंज़मामुल हक, उनसे पीछे नहीं समझते क्योंकि इन 6 सालों में बाबर आजम ने बहुत शानदार कारकर्दगी पेश की है। देखिए, मैंने तो 2-3 दिन पहले भी एक बयान दिया था इसके ऊपर, सरहद पार से काफी गालियां आ रही हैं। सवाल ये था कि कोहली और क्या हम बाबर आजम को आप कंपेयर करने की तरफ जा सकते हैं? तो मैंने कहा बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि 6 साल से उसने अब साबित किया है ODI नंबर 1 प्लेयर और T20 में भी आई थिंक ही प्रोबेबली इज वन ऑफ द बेस्ट। अब उसमें कंपैरिजन जब मैंने किया तो उसमें मैंने यही कहा कि बाबर आजम की जो टेक्निक है वो कोहली से बेहतर है, बट जो कोहली के पास रेंज ऑफ शॉट्स है वो ज्यादा है। बट अब ये कोहली को उसने साबित भी किया ODI में नंबर 1 प्लेयर बन के। आई थिंक कि ये जिस तरह से मर्ज हो रहा है और टेक्निकली जितना ये साउंड है, बहुत बहुत कम ऐसे प्लेयर्स होते हैं, बाबर आजम होगा या विलियमसन होगा, आप देखते हैं कि उनको टेक्निकली फ्लॉज के ऊपर बॉलर्स प्लान करके एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते। वेयर एज बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं वो कोई ना कोई उनकी एक वीक एरिया होता है, बट बाबर आजम में नजर नहीं आता, विलियमसन में नजर नहीं आता। इसी तरह से टेक्निकली ही इज वेरी साउंड। लेकिन आकिब जावेद साहब, आपने ये जो बाबर आजम और विराट कोहली का मवाजना किया है, जिस पर आप कह रहे हैं कि सरहद पार से बड़े फ़ोन आ रहे हैं, एक नई बहस शुरू हो गई है, लेकिन अगर हम बाबर आजम को देखते हैं, विराट कोहली को देखते हैं, तो क्रिकेट में दोनों का बड़ा तजुर्बा अगर हम बात करते हैं तो विराट कोहली को बैनुल अक़वामी क्रिकेट खेलते हुए कुछ 10 से ज़्यादा साल हो गए हैं। अभी तो 7 साल भी नहीं हुए बाबर आजम को बैनुल अक़वामी क्रिकेट में कदम रखे हुए, लेकिन मवाजना तो बनता है क्योंकि कोहली भी अपनी टीम की क़यादत कर रहे हैं, बाबर आजम भी अपनी टीम की क़यादत कर रहे हैं और दोनों टीमों की जो बल्लेबाजी है वो इन दोनों खिलाड़ियों के गिर्द ही घूमती है। देखिए, बाबर के लिए तो और ज्यादा मुश्किल है क्योंकि उसके पास तो और भी 4-5 प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो वर्ल्ड क्लास हैं, जो कि
20-20 हज़ार रन उन्होंने वाइट बॉल में किए हुए हैं। जैसे उनके वो ओपनर हैं रोहित शर्मा हैं, और फिर नीचे भी उनके पास इतने इतने जबरदस्त प्लेयर्स खेलते हैं, पास में खेल के भी गए हैं, तो उतना प्रेशर नहीं होता। कोहली इज नॉट इंडिया 50% बैटिंग, बट बाबर आजम ने पिछले 6 साल में अगर आप देखें तो इसी तरह से वो लेके टीम को चला है कि 60 नहीं तो 40% तो वी डिपेंड ऑन बाबर आजम, और हमेशा उसने ये साबित किया है। तो जब टेक्निक की बात कर रहे थे, 6 साल हो गए बाबर को और 10 साल हो गए कोहली को। इन 6 सालों में मैंने ऐसा टाइम नहीं देखा कि जहां जैसे इंग्लैंड में एंडरसन ने कोहली को एक्सप्लॉइट किया ऑफ स्टंप से आउट स्विंग करके, मोहम्मद आमिर ने बीच बीच में किया। तो इसलिए अगर बॉलर की नजर से देखें तो बाबर इज द टफेस्ट टू बॉल, क्योंकि वो आपको वो हिंट नहीं देता कि यहाँ से आउट स्विंग करा लें या इस एंगल पे फंस जाता है या अब अंदर बॉल लें। तो दिस इज व्हाई आई एम सेइंग टेक्निकली जो है बाबर इज मच बेटर। बहुत शुक्रिया आपका। आकिब जावेद साहब लाहौर से टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद थे। और आप सोच रहे होंगे कि हमने पाकिस्तान टीम की बॉलिंग के हवाले से बात नहीं की, हमने शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, हसन अली जिन्होंने 40 से ज़्यादा रन दिए तीसरे T20 मैच में, फ़हीम अशरफ जिन्होंने 37 रन दिए, मोहम्मद नवाज़ जिन्होंने 38 रन दिए, उनकी कारकर्दगी पर बात नहीं की। बात इसीलिए नहीं की कि जनाब आज सिर्फ बाबर आजम की बात करने का दिन है, आज सिर्फ बाबर आजम की परफॉर्मेंस डिस्कस करने का दिन है। विराट कोहली से उनका मवाजना हो रहा है, तो हमने आकिब जावेद को इसीलिए टेलीफोन लाइन पर लिया, इसीलिए उनकी माहिराना राय प्रोग्राम में शामिल की। जोहान्सबर्ग में खेले गए T20 सीरीज़ के दूसरे मैच में शिकस्त के बाद पाकिस्तान टीम और ख़ास तौर पर कप्तान बाबर आजम पर कड़ी तनकीद हुई। कोई आम खिलाड़ी होता तो शायद इस तनकीद की जद में आकर हिम्मत हार देता, लेकिन हम बात कर रहे हैं वनडे क्रिकेट की आलमी दर्जाबंदी में नंबर 1 बल्लेबाज बाबर आजम की। बाबर आजम ने सीरीज़ के तीसरे मैच में अपने T20 बैनुल-अक़वामी करियर की पहली सेंचुरी बनाकर पाकिस्तान को जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ 9 विकेट की कामयाबी से हमकिनार करवाया। सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन में खेले गए सीरीज़ के तीसरे T20 मैच में कप्तान बाबर आजम ने टॉस के मामले में कामयाबी हासिल की। टॉस जीतकर बाबर आजम ने जनूबी अफ्रीका की टीम को पहले बल्लेबाजी की दावत दी। पाकिस्तान टीम में 3 तब्दीलियां की गईं। शर्जील खान की जगह पाँव में एलर्जी के बायस दूसरा T20 ना खेलने वाले फ़खर जमान ने टीम में वापसी की। मिडल ऑर्डर बैटिंग को तवानाई देने के लिए उस्मान कादिर की जगह आसिफ अली को टीम में शामिल किया गया और फास्ट बॉलिंग में मोहम्मद हसनैन की जगह हारिस रऊफ को खिलाया गया। जनूबी अफ्रीका की नातजुर्बेकार टीम ने पाकिस्तान बॉलिंग के खिलाफ एक बार फिर एक बड़ा टोटल स्कोर बोर्ड पर लगा दिया। ये गुज़िश्ता 7 साल में पहला मौका था जब किसी टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में 200 रन स्कोर किए। इससे कबल श्रीलंका ने 2013 में पाकिस्तान के खिलाफ दुबई में पहले बैटिंग करते हुए 211 रन बनाए थे। जनूबी अफ्रीका से कबल ये वाहिद मौका था जब T20 बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में किसी टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ 200 रन स्कोर किए। जनूबी अफ्रीका की टीम ने पहले खेलते हुए 203 रन स्कोर किए, तो इसमें अहम बल्लेबाजी उनके ओपनिंग बैट्समैन यानेमन मिलान और एडम मार्करम की रही। दोनों बल्लेबाजों ने 55 और 63 रन बिलतरतीब स्कोर करते हुए पहली विकेट पर 108 रन की शराकत कायम की। 204 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और नायब कप्तान मोहम्मद रिजवान ने मैदान में कदम रखा। दोनों बल्लेबाजों ने ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान की जानिब से T20 क्रिकेट में सबसे बड़ी शराकत बना डाली। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान और कप्तान बाबर आजम ने पहली विकेट के लिए 17.4 ओवर्स में 197 रन स्कोर किए। इससे कबल मोहम्मद हफीज़ और अहमद शहजाद ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरी विकेट पर नाकाबिल शिकस्त 143 रन की शराकत बनाई थी, जबकि पहली विकेट पर 142 रन की शराकत कामरान अकमल, सलमान बट और अहमद शहजाद मुख्तार अहमद की जोड़ियाँ बना चुकी हैं। दौरा इंग्लैंड, दौरा न्यूजीलैंड और दौरा ऑस्ट्रेलिया में टीम पाकिस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ा, लेकिन दौरा जनूबी अफ्रीका में पाकिस्तान टीम ने वनडे सीरीज़ अपने नाम की और T20 सीरीज़ में भी टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और कप्तान बाबर आजम न सिर्फ बल्लेबाज की हैसियत से बल्कि कप्तान की हैसियत से भी ख़ुद को मनवाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं और बहुत हद तक इस तमाम सूरत हाल में उनको कामयाबियाँ भी मिल रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरा जनूबी अफ्रीका पर मौजूद है और T20 सीरीज़ के अख्तिताम के बाद टीम जिम्बाब्वे रवाना हो जाएगी, जहां वो T20 सीरीज़ में हिस्सा लेगी और फिर टेस्ट सीरीज़ में
जिम्बाब्वे से मुकाबला करेगी, जिसके लिए टेस्ट टीम के खिलाड़ियों का कैंप लाहौर में 10 अप्रैल से शुरू हो चुका है। टेस्ट टीम के 11 खिलाड़ियों के अलावा कैंप में 6 इजाफी खिलाड़ियों को भी बुलाया गया है। 2 दिन तक भरपूर ट्रेनिंग के बाद अब टेस्ट स्क्वाड के खिलाड़ी सिनेरियो मैच खेलने में मसरूफ़ हैं। टेस्ट स्क्वाड के खिलाड़ियों की दौरा जिम्बाब्वे के लिए तैयारियों के हवाले से प्रैक्टिस मैच के पहले रोज़ बैट्समैनों ने 86 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 305 रन बनाए। फवाद आलम 103 रन बनाकर विकेट पर मौजूद हैं। आगा सलमान 74, आबिद अली 33, अजहर अली 26 और इमरान भट्ट 24 रन बनाकर नुमाया रहे। लेग स्पिनर जाहिद महमूद ने 2 जबकि शाहनवाज धानी और वक़ास मकसूद ने एक खिलाड़ी को आउट किया। दूसरे रोज़ 90 ओवर्स के खेल में मजमूई तौर पर 392 रन स्कोर हुए। बैट्समैनों ने 3 सेशंस में पेयर की सूरत में भरपूर बैटिंग की। अजहर अली, सऊद शकील, आबिद अली और फवाद आलम ने बगैर आउट हुए, जबकि इमरान भट्ट और आगा सलमान निफ सेंचुरियाँ स्कोर करके आउट हुए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान अजहर अली और बाएं हाथ के मिडल ऑर्डर बैट्समैन फवाद आलम ने ट्रेनिंग सेशन के दौरान प्रैक्टिस मैच को दौरा जिम्बाब्वे की तैयारियों के हवाले से मुफीद करार दिया है। साबिक कप्तान अजहर अली का कहना है कि रेड बॉल कैंप का इनेकाद फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। बाएं हाथ के बैट्समैन फवाद आलम का कहना है कि नेट सेशंस और प्रैक्टिस मैचेस से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मैचेस खेलना और जो है स्किल के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी था। आई थिंक कि सब लड़के अपने वर्कलोड्स, जो बॉलर्स हैं वो वर्कलोड पे काम कर रहे हैं और बैट्समैन अपनी स्किल्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं और ज़्यादा टाइम ग्राउंड के ऊपर गुजार रहे हैं ताकि हम जल्द से जल्द कंडीशन हो सकें टूर से पहले। कोशिश कर रहे हैं कि जो जो चीज़ें हैं, हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो यहाँ पर फराहम कर रहे हैं लोग और सारा जो सपोर्टिंग स्टाफ है, बड़े बड़े नाम है उसमें। तो मेरे ख्याल से ऑनर की बात है उनके साथ काम भी करना और हम इंजॉय कर रहे हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जब जिम्बाब्वे जाएं तो जो यहाँ पर करके जा रहे हैं वहाँ पर फायदा। अजहर अली और फवाद आलम। अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बढ़ते हुए लेग स्पिनर जाहिद महमूद की। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 144 विकेट हासिल करने वाले लेग स्पिनर जाहिद महमूद ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया, तो उनकी परफॉर्मेंस को देखकर सिलेक्शन कमेटी ने जाहिद महमूद को दौरा जिम्बाब्वे के लिए यासर शाह की जगह टेस्ट टीम का हिस्सा बनाया। लेकिन दौरा जनूबी अफ्रीका में शादाब खान के इंजर्ड हो जाने की वजह से जाहिद महमूद की किस्मत खुल गई और उन्हें जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 टीम में भी शामिल किया गया। जाहिद महमूद जो टेस्ट टीम के खिलाड़ियों के साथ कदाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस में मसरूफ़ अमल थे, उन्हें 12 अप्रैल को जिम्बाब्वे के लिए रवाना होना था, लेकिन एक दिन कबल ये खबरें मंजर आम पर आईं कि वो अफ्रीकी सरजमीन पर रवाना नहीं होंगे। इत्तलात के मुताबिक उनकी तबीयत तो ठीक है, लेकिन वो अकेले सफ़र करने से घबराते हैं, ये बताया गया, जिसकी वजह से उन्होंने अकेले जिम्बाब्वे जाने से इनकार कर दिया। इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हम चलेंगे लाहौर, जहां हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान। सुहेल, आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो इत्तलात हैं कि जाहिद महमूद T20 टीम के हवाले से जिम्बाब्वे के दौरे में टीम को ज्वाइन करने के लिए जहाज़ में सवार हो सकते थे, जो नहीं हुए, इसके पीछे कोई और बात है या फिर जो कहानी बताई जा रही है यही असल हकीकत है? जी जाहिद महमूद को पहले तो जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ में शामिल किया गया था, लेकिन जैसा कि आपको इल्म है कि शादाब खान के अनफिट होने के बाद उनको T20 स्क्वाड में भी शामिल कर लिया गया था और यही बताया गया था कि वो 12 अप्रैल को जाएंगे। जो ही कैंप शुरू होता है पिछले हफ्ते यहाँ पर कदाफ़ी स्टेडियम में, तो उसमें जाहिद महमूद ने टीम के साथ ट्रेनिंग भी की, 2 दिन ट्रेनिंग की। तो इतवार के रोज़ जो ही कैंप स्टार्ट होता है उस दिन लाहौर में बनिस्बतन गर्मी ज़्यादा थी, मौसम में हिद्दत भी ज़्यादा थी। उसकी वजह से हमने देखा कि जाहिद महमूद की तबीयत कुछ ख़राब होती है। उनको जो फिजियो इस वक्त NHPC के हैं वो उनको शामियाने के नीचे लेके जाते हैं, वहाँ पर उनकी थोड़ी सी ट्रीटमेंट करते हैं और उसके 2 या 3 घंटे के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनकी ट्रैवल एडवाइजरी जारी करता है और कहता है कि उनकी ताख़ीर हो गई है रवानगी में और अब वो
जो टेस्ट स्क्वाड है पाकिस्तान टीम का जिसने जिम्बाब्वे जाना था उसके हमरा पाकिस्तान रवाना होंगे 21 अप्रैल को। इस हवाले से जब हमने जानने की कोशिश की कि क्या उनकी फ़िटनेस का ऐसा कुछ इशू है, तो हमें बताया गया कि उनकी फ़िटनेस का कुछ इशू ऐसा नहीं था। थोड़ी सी उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था कैंप के दौरान, लेकिन वो उसके बाद उन्होंने आकर फील्डिंग भी की और बॉलिंग प्रैक्टिस भी की और अगले दिन उन्होंने 2 रोज़ा प्रैक्टिस मैच भी खेला। लेकिन इस दौरान हमें ये बताया गया कि उनको ट्रैवल एंग्जाइटी है, जिसकी वजह से वो जाना नहीं चाह रहे, अकेले जिम्बाब्वे का टूर नहीं करना चाह रहे। और इस तरह उनकी इस बात को माना गया, ऑनर किया गया और उनका जो एक अपना पर्सनल मैटर है, लेकिन हमें इस ज़राए ने यही तस्दीक की थी कि वो ट्रैवल एंग्जाइटी की वजह से, घबराहट का शिकार होने की वजह से अकेले नहीं जाना चाह रहे थे। और इस तरह अब जाहिद महमूद जो हैं वो टेस्ट स्क्वाड के हमरा ही जिम्बाब्वे जाएंगे और वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ के लिए दस्तयाब होंगे। इस तरह उन्हें जो मौका मिला था T20 स्क्वाड में शामिल होकर पाकिस्तान की T20 में भी नुमाइंदगी करने का, वो अब उनको हासिल नहीं हुआ। जी बहुत शुक्रिया आपका सोहेल इमरान साहब, लाहौर से हमें बता रहे थे कि क्यों जाहिद महमूद जो कि ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ T20 सीरीज़ के लिए मुंतखब हो गए थे लेकिन वो नहीं जाएंगे। और बड़ी अजीब सी बात सोहेल इमरान साहब कर रहे थे कि ट्रैवल एंजाइटी है उनको और वो अकेले ट्रैवल करने से हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहे हैं और अब वो टेस्ट स्क्वाड के खिलाड़ियों के साथ ही ज़िम्बाब्वे रवाना होंगे। और ये बड़ी अजीब सी बात है। दौरे हाजिर की अगर हम बात करते हैं तो ट्रैवल सर्विस मैसर है। अगर आप बात करते हैं कनेक्टिंग फ़्लाइट की तो ये भी कोई इतना बड़ा मसला है नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों को भेजता रहा है और कई ऐसे खिलाड़ियों को भी पाकिस्तान क्रिकेट के प्लेटफॉर्म पर मुंतखब किया गया है जिन्होंने कभी जहाज़ में इससे पहले सफ़र नहीं किया, लेकिन बैनुल अक़वामी क्रिकेट में जब वो मुंतखब हुए तो उन्होंने अकेले भी सफ़र किया। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ ऐसे चीज़ें ज़रूर सामने आई कि कुछ खिलाड़ी जो है उन्होंने अपनी कनेक्टिंग फ़्लाइट मिस कर दी, कुछ खिलाड़ी जो है वो एयरपोर्ट पर सोते रह गए, कुछ खिलाड़ी जो है ये भी माजी में हुआ है कि उनको जब पहली बार टीम में मुंतखब किया गया तो वो इतने जो है वो खुश हो गए, उनके मोहल्ले वाले इतने खुश हो गए कि उन्होंने उनको जो है वो एक मेले की शक्ल में और एक ये कह लें कि एक झुरमुट की शक्ल में जो है एयरपोर्ट छोड़ने का प्लान बनाया। और जब ऐसा किया तो माजी में ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के ये खेलने वाले विकेट कीपर जावेद कदीर जो कि एक पूरी रैली के साथ जो है वो एयरपोर्ट आए थे और जब वो एयरपोर्ट पहुंचे तो उनको ये बताया गया कि भाई आपकी तो दुबई जाने वाली जो फ़्लाइट है वो तो टेक ऑफ कर चुकी है। और ऐसा भी हुआ है। तो बहरहाल फिर अगली फ़्लाइट से उनको जो है वो भिजवाया गया शारजा। लेकिन अब सोहेल इमरान साहब जो बात कर रहे हैं ये बड़ी अजीब सी बात है। बहरहाल जाहिद महमूद पाकिस्तान टीम के साथ अब टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए ज़िम्बाब्वे रवाना होंगे, जिसमें धानी उनके साथ होंगे, उनके साथ अज़हर अली होंगे, उनके साथ आबिद अली होंगे, उनके साथ आगा सलमान होंगे, उसके अलावा बाकी क्रिकेटर्स होंगे जिनमें फ़वाद आलम भी शामिल हैं। क्रिकेट के बाद अब जनाब बात कर लेते हैं कुछ फ़ुटबॉल की। और रमज़ान क्रिकेट के बाद अब रमज़ान फ़ुटबॉल इवेंट का भी आगाज़ हो रहा है। नया नाज़माबाद जिमखाना नाइट फ़ुटबॉल टूर्नामेंट 18 अप्रैल से नया नाज़माबाद जिमखाना के सरसब फ़ुटबॉल ग्राउंड पर मुनक़िद होगा, जिसमें मुख्तलिफ़ महकमों समेत 12 टीमों ने हिस्सा लेना है। ये बात नया नाज़माबाद जिमखाना के सदर सैयद मोहम्मद तलहा, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी नेशनल कोच नासिर इस्माइल ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। सैयद मोहम्मद तलहा का इस बारे में कहना था कि नया नाज़माबाद को स्पोर्ट्स सिटी बनाने के लिए वो खासे पुरअज़्म है। आइंदा साल फुटसॉल, हॉकी और बास्केटबॉल के मुकाबले भी कराने की वो तैयारी कर रहे हैं। 3 मई तक जारी रहने वाले इवेंट में 12 टीमें मद्दे मुकाबले होंगी, जिन्हें 4 ग्रुप में तकसीम किया गया है। सिंगल लीग के बाद हर ग्रुप से एक टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। फातेह टीम 1 लाख रुपए और ट्रॉफ़ी की हकदार होगी। रनर अप टीम को 75,000 रुपये दिए जाएंगे, जबकि फेयर प्ले ट्रॉफ़ी हासिल करने वाली टीम को 20,000 रुपये मिलेंगे। टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी और टॉप स्कोरर को 10-10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। तो नया नाज़माबाद कराची में फ़ुटबॉल का ये इवेंट इस एतबार से अहमियत का हामिल है कि 2 धड़ों की आपस की चपखलिश की वजह से फ़िलहाल पाकिस्तान में फ़ुटबॉल की सरगर्मियाँ फ़ीफ़ा ने मुअत्तल कर दी हैं और अभी ये ऊँट किस करवट बैठेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। ये तलवार भी पाकिस्तान फ़ुटबॉल के सरों पर लटक रही है कि कहीं ये पाबंदी 5 साल की न लग जाए। इस हवाले से हम प्रोग्राम कर चुके हैं और आगे आने वाले दिनों में भी पाकिस्तान फ़ुटबॉल पर हम गुफ्तगू करेंगे
और एक बार फिर आपको ये बताते चलें कि जनाब माह रमज़ान में हमारी आपसे मुलाकात जियो न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म पर सुबह 10 बजे होगी और आप हमें देख सकेंगे पीर से जुम्मे तक जियो न्यूज़ पर सुबह 10 से 11 बजे के दौरान, और जियो सुपर पर हमारी आपसे मुलाकात एज़ यूजुअल शाम 7 बजे होगी। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.jio-news, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम की क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।